बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हम लोग प्योर रोलिंग पढ़ रहे थे। प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा चुके हैं। आज थोड़ा सा हॉरिजेंटल सरफेस पे प्योर रोलिंग से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए कि ये एक डिस्क है और इस डिस्क के टॉप पॉइंट पे मान लीजिए कि एक फोर्स F लग रहा है। डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स F लग रहा है। क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन सो दैट प्योर रोलिंग टेक प्लेस। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन सो दैट प्योर रोलिंग टेक प्लेस। प्योर रोलिंग हो सके इसके लिए फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन कितना होगा। प्योर रोलिंग कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, चलो देखते हैं थोड़ा। चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। ये डिस्क है, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो कुछ वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा। जैसे ही ये फोर्स लगाएंगे वैसे ही इसको एक वेलोसिटी मिल जाएगा। तो प्योर रोलिंग तो तब होता है जब v बराबर ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा तो अभी है नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा इसमें टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है। वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी है उससे ये एक्सेलरेशन है, फोर्स है, उससे वेलोसिटी मिल जाएगा। पर ओमेगा कहाँ से मिलेगा, तो एक ओमेगा का भी जरूरत होगा। फोर्स देखिए इसके सेंटर के अबाउट थोड़ा सा बात करें तो सेंटर के अबाउट बात करें तो ये टॉर्क लग रहा है कि सेंटर के अबाउट एक टॉर्क लगेगा इसमें। तो टॉर्क से आई अल्फा आएगा, आई अल्फा आएगा, टॉर्क से आई अल्फा आएगा, अल्फा से फिर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वहाँ से ओमेगा मिल सकता है। एक बात। दूसरा बात, और तब जाके भी बराबर ओमेगा आर होने का संभावना है। लेकिन उससे पहले फोर्स आप यहाँ लगा रहे हैं, आप इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं तो टॉर्क ऐसे लग रहा है, मतलब ये बॉडी ऐसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। तो ऐसे घूमेगा मतलब यहाँ का घूमने का जो टेंडेंसी है वो इस तरह से घूमने का टेंडेंसी है, मतलब इसका वेलोसिटी पीछे जाने का टेंडेंसी है इस पॉइंट का। तो पीछे जाने का टेंडेंसी है, फ्रिक्शन अपोज करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लगेगा, तो आगे लगेगा। डायरेक्शन, कोई बोलेगा कि सर आगे जा रहा है, फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए। देखिए जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वहाँ पे मोशन का टेंडेंसी देखा जाए कि वहाँ पे टेंडेंसी क्या है। तो ये टॉर्क इस तरीके से लग रहा है, ऐसे घूमेगा तो यहाँ का टेंडेंसी जो है वो पीछे जाने का है। तो फोर्स का अपोज थोड़े करता है फ्रिक्शन, मोशन का अपोज करता है। जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसका विरोध करता है। तो यहाँ का मोशन इस साइड हो रहा है तो इसका विरोध करने के लिए फ्रिक्शन जो है सो आगे लगेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यदि मान लीजिए कि आप गलती कर भी दिए, मान लीजिए आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आया और गलती से आप फ्रिक्शन पीछे ले लिए, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब आंसर वही आएगा। अंतर इतना होगा कि माइनस में आएगा। नॉर्मली अभी हम जो एक्यूरेट डायरेक्शन लेके बना रहे हैं उससे और आप जो लीजिएगा उससे, दोनों में आंसर सेम आएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। आपका माइनस आ जाए तो आप समझ जाइए कि वही वैल्यू होगा, डायरेक्शन पलट देंगे। अदरवाइज आप यदि मेरे जैसे रिलेट कर सकते हैं तो अच्छा बात है। तो इस क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन है वो आगे लगेगा। इसको थोड़ा साफ करके नया फोटो बना देता हूँ। तो इस डिस्क में फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन भी जो है वो आगे लगेगा। तो आप लिखिएगा कि F प्लस एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन। टॉर्क कैलकुलेट कीजिए, इसका टॉर्क इधर है, इसका टॉर्क इधर है, इस साइड है, अपोजिट है, ये रेडियस है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है। तो एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू आर,
कोई बोलेगा इसी को बड़ा क्यों नहीं लिए, नहीं लेंगे क्योंकि आगे घुस जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो आगे ले जाने वाला टॉर्क बड़ा लेंगे, तो ये वाला बड़ा लेंगे। और ये आई इंटू अल्फा, आर कॉमन, एफ माइनस एफ। आई को लिखेंगे हम लोग डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। प्योर रोलिंग के लिए बताए थे ए बराबर अल्फा आर होता है, तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो ए बाई आर आ जाएगा बराबर आर कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। एक आर यहाँ कटेगा, एक आर यहाँ कटेगा, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड कीजिए, 1 + 2 ऐड कर देते हैं, स्मॉल एफ कट जाएगा, 2f इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई 2, तो 2f इज इक्वल टू 3 ma बाई 2। यहाँ से a निकालेंगे तो 4f बाई 3m। यदि आपका a निकल गया तो किसी में पुट करके फ्रिक्शन निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए आप इसी में पुट कर दीजिए m बाई 2 और a का वैल्यू 4f बाई 3m, m कट गया, कितना बचेगा ये 2f बाई 3, तो यहाँ से आएगा f माइनस 2f बाई 3 दैट इज इक्वल टू f बाई 3। कभी कभी आप एक फार्मूला ट्रीट कर सकते हैं, एक हाइट है h0 आई बाई एम आर, इतना सेंटर से ऊपर यदि होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो होगा फिर भी बॉडी प्योर रोलिंग में होगा, फ्रिक्शन जीरो हो फिर भी बॉडी प्योर रोलिंग में होगा। यदि h ग्रेटर देन h0 होगा तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, और यदि ऐसा हो गया कि h लेस देन h0 हो गया तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। बोलेंगे सर समझ तो नहीं रहे क्या आप कह रहे हैं, समझा देते हैं। ये मान लीजिए कोई डिस्क, रिंग, सिलेंडर, स्फीयर ये सब है, और यहाँ पे एक कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है जो कि सेंटर से h0 हाइट है। तो इस h0 हाइट पे यदि फोर्स लगेगा कैपिटल एफ तो बॉडी रोल करेगा विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के बॉडी रोल कर जाएगा। लेकिन यदि ये फोर्स इससे ऊपर लगेगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा तब जाके बॉडी रोल करेगा, और यदि ये कैपिटल एफ इससे नीचे लगेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा तब जाके बॉडी रोल करेगा। ये आप याद रख सकते हैं, इससे डायरेक्शन आपको तुरंत निकल जाएगा, कभी प्लस माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा, कभी आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये रिंग है और कैपिटल एफ फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि कितना फ्रिक्शन लगेगा कि ये बॉडी रोल करेगा और किधर लगेगा, अभी कोई आइडिया नहीं है, तो बाद में वेरीफाई करेंगे, पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि हम फ्रिक्शन आगे लगा दिए तो एक इक्वेशन लिख सकते हैं, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ माइनस एम इंटू ए। टॉर्क लगाइए, इसका टॉर्क ऐसे, इसका टॉर्क ऐसे, वही बात, एफ इंटू आर माइनस स्मॉल एफ इंटू आर, आई इंटू अल्फा, आई रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, प्योर रोलिंग के लिए अल्फा ए बाई आर, आर कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, यहाँ से एम इंटू ए बराबर कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड कीजिए, स्मॉल एफ कट जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू बचेगा 2ma, देखो तो 2ma बराबर 2f, ठीक है। यहाँ से a बराबर आ जाएगा f बाई m। अब आइए कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर ma था, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, एम ए का वैल्यू है f बाई एम, कैंसिल बराबर कैपिटल एफ, ये भी कैंसिल, तो स्मॉल एफ 0। ऐसा सूरत में फ्रिक्शन जो है वो 0 हो गया, ऐसा कंडीशन में फ्रिक्शन जो है वो 0 हो गया। आप देखिए वो हाइट h0 आई बाई एम आर था, आई रिंग का होता है एम आर स्क्वायर बाई एम आर, तो ये r बचेगा, यानी r हाइट पे, सेंटर से r हाइट पे लगेगा तो फ्रिक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए तो ये यदि सेंटर है तो ये डिस्टेंस r ही तो है, तो सेंटर से यदि r हाइट पे, सॉरी h0 हाइट पे, जिस h0 का वैल्यू i बाई एम आर होता है, उतना हाइट पे लगेगा तो प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
इससे ऊपर होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इससे नीचे होगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। आप फार्मूला याद करें या ना करें, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम वही बता देते हैं। मान लीजिए कि ये स्फीयर है, ये जो है वो स्फीयर है और सेंटर से r/2 हाइट पे एक कैपिटल F फोर्स लग रहा है। इसमें फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए। फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा वो वैल्यू हम लोग को निकालना है। फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम कोई फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, बेसिक से बना रहे हैं। कैपिटल F आगे लग रहा है, अभी हमको नहीं पता फ्रिक्शन किधर लगेगा। वैसे I/mr है तो या इसको r/4 कर दो। एक आंसर गलती बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। r/4 कर देता हूँ और अभी फ्रिक्शन हम आगे ले लेते हैं और ये तो ऐसे ही ले रहे हैं या r/4 ले रहे हैं। तो एक इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हैं m × a। दूसरा टॉर्क लगाइए सेंटर के अबाउट, तो इसका टॉर्क इधर जा रहा है, इसका टॉर्क इधर जा रहा है, तो कैपिटल F × r/4 स्मॉल f × r, I × अल्फ़ा f/4 माइनस f, I इसका 2/5mr² स्फीयर है। अल्फ़ा का वैल्यू a/r, प्योर रोलिंग अल्फ़ा a/r और कैपिटल F/4 माइनस स्मॉल f, दोनों r कैंसिल, तो कैपिटल F/4 माइनस स्मॉल f 2ma/5 इसका वैल्यू आ जाएगा। दोनों को ऐड करो 1 + 2, स्मॉल f कट जाएगा, f + f/4 इज इक्वल टू ma + 2ma/5, तो 7ma/5 और ये 5f/4। हम लोग को क्या निकालना था, a निकालना था ना। तो 25 25f/7×4 25/28। कैपिटल F + स्मॉल f बराबर ma था। 25/28 f, यहाँ m होगा, m से m कट गया, तो 25f/28, यहाँ से स्मॉल f निकालेंगे, सॉल्व कीजिए, -3f/28 आ जाएगा। माइनस का मतलब कि वैल्यू यही होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन गलत ले लिए। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन का आंसर जो है वो 3f/28 होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड लगेगा। हम क्वेश्चन में कहाँ माने हैं, फॉरवर्ड माने हैं, पर आंसर मेरा माइनस में आया, इसीलिए हम जानबूझ के किए। r/2 पे लेते तो आंसर प्लस में ही आता, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर माइनस में भी आए तो समझना है कि यही आंसर होगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो पीछे लगेगा आएगा। अब आइए उसे वेरीफाई कीजिए थोड़ा। H0 कितना होता है, I/mr, I होता है 2/5mr² बाय mr, तो ये 2/5r इसका वैल्यू हो गया 0.4। और अभी जो हाइट दिया हुआ था वो r/4 दिया था, यानी 0.25r। तो h का जो वैल्यू है वो H0 से कम है, तो h का वैल्यू H0 से कम होता है तो फ्रिक्शन पीछे लगता है, और h का वैल्यू H0 से ज़्यादा होता है तो फ्रिक्शन आगे लगता है। h का वैल्यू H0 से कम होता है तो फ्रिक्शन पीछे, और ज़्यादा होता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, आगे। तो ये बात आपको बताए थे। आप इससे भी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। कहीं कहीं बहुत ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन पूछा है कि फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा या फॉरवर्ड लगेगा, तो ऐसा सवाल के लिए तो ये बड़ा रामबाण फार्मूला है, आप याद रखें। H0 बराबर I/mr, जो 3 को कंडीशन लिखें, 1 लाइन 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन पूरा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप बहुत सारा ऑनलाइन कोर्सेज में देखेंगे ये सब ट्रिक चिल्लाते रहेगा, 4 मिनट झाड़ेगा,
देखो ट्रिक बताने जा रहे हैं, देखो 1 मिनट में बताने जा रहे हैं, देखो तुम ऐसे पढ़ता होगा वैसे पढ़ता होगा, तुम बताओ कै मिनट में बताएगा। ये सब लटर पटर में ना पढ़ो। क्वेश्चन के अनुसार केवल डायरेक्शन पूछ रहा है तो आप ये वाला अप्रोच लगाइए, एच और एच नॉट वाला। और यदि आपको पूरा एक्सेलरेशन या फ्रिक्शन पूछ रहा है तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी लगा दीजिए, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर प्लस आया तो हम सही माने, माइनस आया तो पलट देंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग से जो रिलेटेड सवाल होता है उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब आते हैं, एक टॉपिक आता है इसमें, नाम है उसका टॉपलिंग। टॉपलिंग जैसा कि फिजिक्स का मतलब होता है आपके आसपास जो घटना घट रहा है सब उसी पे बेस्ड, आपके आसपास जो दिख रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यही फिजिक्स कहलाता है। टॉपलिंग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं टॉपलिंग क्या होता है। जैसे आपके घर में मान लीजिए एक बड़ा सा रूम है, हॉल है आपके घर में, या पार्किंग का इलाका है, वहाँ पे मान लीजिए आप फ्रिज रख दीजिए, या घर में कहीं भी फ्रिज रखा हुआ है। आप फ्रिज को बीच से नहीं ऊपर से धकेलिए, एकदम फ्रिज का टॉप सेक्शन पकड़ के उसको धक्का दीजिए। तो हम बोल रहे थे कि आपके घर में मान लीजिए फ्रिज है और फ्रिज को टॉप से थोड़ा धक्का दीजिए, तो आप देखिएगा यदि हल्का धक्का देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
जोर से धक्का देंगे तो फ्रिज वहीं उलट जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि वहीं उलट जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके घर में एक पलंग रखा हुआ है, एक चौकी रखा हुआ है, और उतना ही फोर्स लगा के उसी तरह से टॉप में आप चौकी को धक्का दीजिए तो आप देखिएगा ऐसा नहीं कि चौकी उठ के उधर से उलट के गिर जाएगा, बल्कि चौकी आगे बढ़ेगा, पलंग आपका आगे बढ़ेगा। तो पलंग में ऐसा क्या है कि पलंग स्लाइड करता है यदि टॉप में फोर्स लगाते हैं तो, और फ्रिज जो है उलट जाता है। ये जो फ्रिज ऊपर से धक्का देने पे जो उलट जाता है, ये फ्रिज जो ऊपर से धक्का देने पे उलट जाता है, इसी को हम लोग टॉपलिंग बोलते हैं, इसी को हम लोग टॉपलिंग बोलते हैं। ये जो फ्रिज उलट जाता है इसको हम लोग टॉपलिंग बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कहानी क्या है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, थोड़ा विड्थ ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, और आप क्या करते हैं कि इसको टॉप में यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कि फ्रिक्शन इसका विरोध किया और इधर है, और अभी आप ऐसा मान लीजिए कि फ्रिक्शन का वैल्यू बड़ा है कैपिटल एफ से, एफ टेंस टू 0 है, या आप कहें कि वेरी स्मॉल। ये जो कैपिटल एफ नाम का फोर्स है वो बहुत छोटा है। सपोज करो अभी हम स्टार्टिंग में 2 न्यूटन ले लेते हैं, और ये मान लो कि 100 न्यूटन है, ये मान लो कि 100 न्यूटन है। तो जैसा कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं, ये 2 न्यूटन है और ये जो है वो कितना न्यूटन है, 100 न्यूटन है। ये वाला फोर्स 2 न्यूटन है और ये वाला फोर्स जो है वो कितना न्यूटन है, 100 न्यूटन है। तो बॉडी को ये बढ़ने नहीं देगा, ये फोर्स बड़ा है इससे तो आगे जाने नहीं देगा। और हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, भले मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, 100 लगेगा नहीं, जरूरत पड़ रहा है 2 न्यूटन का तो 2 ही न्यूटन लगेगा और बॉडी को रेस्ट में रखेगा। लेकिन थोड़ा इस कॉर्नर पे आइए और इस कॉर्नर के बाद टॉर्क कैलकुलेट कीजिए। इसका mg कहाँ लगेगा, नीचे, इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। और आप इस कॉर्नर के बाद थोड़ा टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा mg को। इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालें तो इसका टॉर्क इधर लगेगा इसका टॉर्क इधर लगेगा। नॉर्मल और mg बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और दोनों फोर्स ऊपर नीचे बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका टॉर्क जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन का और mg का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगला बात कि फ्रिक्शन जो है वो यहीं से पास कर रहा है, फ्रिक्शन को यदि एक्सटेंड करें तो यहीं से पास कर रहा है। तो हम पढ़ाए थे कि फ्रिक्शन जिस पॉइंट के बाद पास करता है, उसका भूत और भविष्य यदि किसी पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट का टॉर्क जो है वो 0 होता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं फ्रिक्शन कोई टॉर्क नहीं बनाएगा। तो अब रह गया बात कि यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है इस तरीके से, और ये ऐसे टॉर्क लगेगा, तो ये जो टॉर्क लगेगा यही बॉडी को घुमाएगा। अब यदि हम ऐसा माने, शुरुआत में जो मान रहे थे 2 न्यूटन भी नहीं माने, उससे भी कम माने, 10⁻�0 माने, तो 10⁻�0 माने तो भी टॉर्क लग जाएगा। डिस्टेंस तो है ही, फोर्स है, डिस्टेंस से टॉर्क लग जाएगा, और टॉर्क लगने का मतलब कि रोटेशन हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि यदि आप अपने घर में जो फ्रिज है आप उसको ऐसे एक फिंगर से भी ऐसे दबा देंगे तो फ्रिज उलट जाएगा, पर ऐसा तो नहीं होता है। थोड़ा जोर से धक्का देंगे तब उल्टेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे खाली ऊपर में छू दिए तो फ्रिज पलट के गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। पर फिजिक्स तो कह रहा है कि ऐसा होगा। फिजिक्स तो कह रहा है कि यदि आप F → 0 बहुत छोटा फोर्स भी ले लेते हैं तो कैपिटल F का इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और टॉर्क फ्रैक्शन में भी टॉर्क होगा, 10⁻�0 टॉर्क भी होगा, एकदम छोटा से छोटा भी टॉर्क होगा तो बॉडी को रोटेट करा देगा।
तो बहुत छोटा फोर्स भी लगाएंगे तो भी रोटेट कर जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं तो आसपास का हवा मॉलिक्यूल इधर उधर भागता है, तो मान लीजिए आप फ्रिज के पास जाके एक बार फूंक दिए तो 2-4 हवा मॉलिक्यूल वहां से टकरा जाएगा। और आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, हवा मॉलिक्यूल के कॉलिजन से प्रेशर फोर्स जनरेट होता है। तो यदि आप केवल हल्का सा फूंक भी देंगे, हवा भी फोर्स लगाता है, तो हल्का फूंक भी देंगे, पंखा भी चला देंगे एक साइड से, तो ये कह रहा है कि नहीं पंखा चला देंगे तो बहुत बड़ा फोर्स हो जाएगा, उसका हवा बड़ा फोर्स मारता है। मतलब कि यदि आप फ्रिज के एक साइड से पंखा चला दे, टेबल फैन या वो जो स्टैंड वाला फैन होता है, तो फ्रिज जो है सो उलट के गिर जाएगा। ये तो ऐसा कह रहा है, पर ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये बोल रही है बच्चों वाला किचन सेट का फ्रिज हो जाएगा, ठीक है, पर ये तो बच्चा बूढ़ा सबका किचन का फ्रिज के साथ ऐसा कह रहा है, हर किसी के साथ ऐसा होगा, पर ऐसा क्यों नहीं होता है? फिजिक्स कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि आप हल्का सा फ्रिज को फिंगर से भी ऐसे छू देंगे तो फ्रिज पलट के गिर जाएगा, फूंक देंगे तो उलट के गिर जाएगा। फिजिक्स ऐसा कह रहा है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसका हम लोग को जवाब ढूंढना है, और शायद वहीं से हम लोग को टॉपलिंग के बारे में बहुत सारा जानकारी निकल के आ जाएगा। तो देखिए ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके रीजन पे चलते हैं। ऐसा है कि ये कैपिटल एफ यहाँ लग रहा है, ये आप समझ रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। यदि आप एफ का कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, यदि आप एफ का कुछ भी वैल्यू ले लेंगे तो कहता है नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे नहीं लगता है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर के बजाय कोई और पॉइंट से पास करने लगता है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंटर के बजाय इधर शिफ्ट कर जाएगा। अब यदि सेंटर के बजाय इधर शिफ्ट कर जाएगा, अब कॉर्नर के बाद टॉर्क कैलकुलेट करके देखिए थोड़ा सा। तो अब यदि टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्शन टॉर्क बनाएगा नहीं, नॉर्मल एमजी अब कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका टॉर्क इधर लगेगा, इसका टॉर्क इधर लगेगा और इसका टॉर्क इधर लगेगा। मान लीजिए आपकी ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि बी है, या इसको एक से एक वेरिएबल डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए कि आपका बी है। डायरेक्शन देखिए टॉर्क का, ये इधर है, ये इधर सेम साइड है, और ये अपोजिट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि टॉर्क होगा एफ इंटू बी एन इंटू एक्स और माइनस एम जी इंटू ए। जैसा कि आप रियल लाइफ में देखते हैं कि हल्का सा फोर्स लगाने पे फ्रिज नहीं पलटता, फूंक देने से फ्रिज नहीं पलटता, नहीं पलटता, नहीं कलटता, अंग्रेजी में टॉपलिंग करना बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि टॉर्क जीरो होता है, मतलब ये सबका सम का वैल्यू जो है वो जीरो होता है। आप ऐसा मान लीजिए कि इसका टॉर्क 80 न्यूटन मीटर है, इसका 20 न्यूटन मीटर है, और ये अकेले 100 है, तो 80 + 20 100, 100 - 100 बराबर कितना हो गया? जीरो। देखिए बहुत हल्का फोर्स लगाने पे, फिंगर से टच करने पे तो नहीं होता है, थोड़ा और भी जोर लगाएंगे तो भी नहीं गिरता है। तो कोई बोलेगा सर ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा हम ये कैपिटल एफ को बढ़ा देते हैं। तो कैपिटल एफ को यदि आप बढ़ा दीजिएगा तो देखिए ये बढ़ा दीजिएगा तो ये 80 थोड़े रहेगा, ये 80 से ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 85 हो गया, तो 85 + 20 105 - 100, तो टॉर्क तो जीरो नहीं हुआ, टॉर्क तो जीरो नहीं हुआ। तो ऐसा है कि ऐसा सूरत में नॉर्मल रिएक्शन और शिफ्ट हो जाएगा, और नज़दीक आ जाएगा। तो और नज़दीक आ जाएगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू घट जाएगा, एक्स का वैल्यू घट जाएगा तो n इंटू एक्स घट जाएगा। तो ये 85 हो गया था, तो वो अपने आप को 15 बना लेगा, ठीक है, वो घट जाएगा, और -100 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए 85 + 15 - 100 बराबर कितना? 0। तो फिर से 100 हो गया। बोलेगा कि ये वैल्यू और बढ़ा देंगे, तो और बढ़ा देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन बोलेगा हम और शिफ्ट हो जाएंगे, हम और नज़दीक आ जाएंगे, हम और नज़दीक आ जाएंगे। तो ये वैल्यू बढ़ गया था, मान लो ये 90 हो गया, तो ये x घट गया तो ये फिर 10 हो जाएगा, और फिर -100, और फिर करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। बोलेगा हम इसको और बढ़ा देंगे, बढ़ा दो भैया, नॉर्मल रिएक्शन और नज़दीक आ जाएगा। तुम इसको मान लो 95 कर दिया तो x और छोटा हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, -100 और इतना बराबर 0। कोई बोलेगा हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन एकदम से कोना में आ जाएगा, और मान लीजिए आप और ये बढ़ा दिए, अकेले 100 हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ शिफ्ट कर गया, और -100 और इतना बराबर कितना? 0। अब टॉर्क 0 हो गया यहाँ तक। आप कहेगा हम और बढ़ा देंगे
अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, और बढ़ा देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करने का सारा संभावना समाप्त हो गया। अब बॉडी पलट जाएगा। अब जो है सो पलटने से इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि हम लोग फ्रिज के टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो पहला बात कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से नहीं लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कॉर्नर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जिस कॉर्नर के बाद टॉपल करने का संभावना है उसके तरफ शिफ्ट कर जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन और शिफ्ट करेगा जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाइएगा वो कॉर्नर की ओर शिफ्ट करता चला जाएगा। जब बहुत ज्यादा कर दीजिएगा तो पूरा पूरा कॉर्नर पे आ जाएगा, उसके बाद भी आप फोर्स बढ़ा देंगे तो आप कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, अब वो बॉडी पलट जाएगा। अब जो है सो उलट जाएगा, वो जो है सो कलट जाएगा, अंग्रेजी में बोलते हैं टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपलिंग से रिलेटेड बात है। शुरू में हम एक सवाल उठाए थे कि पलंग जो है सो नहीं पलटता है जबकि फ्रिज जो है वो पलट जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप देख लीजिए, पलंग जो है ज़्यादा चौड़ा होता है। मान लीजिए 7x7 का पलंग है, 8x7 का है, 7x6 का है। तो 7x6 का मतलब कि आप समझ रहे हैं 7 फीट लंबा है या चौड़ा भी है। आप लेंथ के वाइज फोर्स लगा रहे हैं या विड्थ के वाइज, जैसे भी आप लगाइए, तो 7 फीट है। जबकि फ्रिज कितना होगा उसका? यदि बहुत ज़्यादा 2x1.5 का होगा, 2x2 का होगा, कुछ ऐसे होगा, 2 फीट बाई 2 फीट का होगा। जबकि पलंग 7x6 का है, 6x6 का है, 8x7 का है, इस डायमेंशन का पलंग होता है। तो पलंग का चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण नॉर्मल को यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा समय लगेगा, मार्जिन उसके पास ज़्यादा है। मार्जिन ज़्यादा मतलब कभी दुकान गए होंगे तो 300 रुपया दाम बोला और घटाते 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 आपको 100 रुपया में बेच दिया, तो मार्जिन 200 का था। और एगो आप चल जाइए कोई बड़ा दुकान में, बिग शॉप में चले जाइए, वहाँ बोला 300 तो 299 भी नहीं देगा, पूरा पूरा 300 लेगा, कोई मार्जिन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रिज में जो है वो मार्जिन कम है नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट होने का, जबकि पलंग में मार्जिन ज़्यादा है। तो जिस बॉडी में मार्जिन ज़्यादा होगा, जिसका चौड़ाई ज़्यादा होगा उसका मार्जिन ज़्यादा होगा, और मार्जिन ज़्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करने का ऑप्शन ज़्यादा है, लंबे समय तक वो शिफ्ट होता रहेगा और वो बॉडी कम पलटेगा। तो कौन सा बॉडी आसानी से टॉपल करेगा? जिसका चौड़ाई कम होगा वो बॉडी आसानी से टॉपल करेगा। जिस बॉडी का चौड़ाई ज़्यादा होगा वो बॉडी थोड़ा लेट से टॉपल करेगा, उसका टॉपल करने का जो संभावना होगा वो कम होगा। तो टॉपल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। आप कोई सवाल उठाएगा, सर टॉपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? पहला बात तो नीट में कभी टॉपलिंग से सवाल आया ही नहीं, पर इसमें 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो है सो IITs में पूछा है। एक फ्रिक्शन से रिलेटेड है, रूट म्यू का वैल्यू √3 दिया है। क्वेश्चन एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, यदि स्लाइड में उठाया होगा तो ठीक है, और नहीं तो बाद में हम प्रीवियस ईयर IIT में पूछा था, लेकिन प्रीवियस ईयर JEE मेन वाले में करा देंगे। बड़ा सवाल नहीं है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसको टॉपलिंग नहीं पता उसको दिक्कत है। आप टॉपलिंग जानते हैं तो ठीक है, उसमें चूंकि पहले स्लाइड करेगा या पहले टॉपल करेगा, इससे रिलेटेड सवाल पूछ दिया है। तो स्लाइडिंग पहले होगा या टॉपलिंग पहले होगा, इससे रिलेटेड है। तो आपको टॉपलिंग का थ्योरी समझा दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है 2-3 क्वेश्चन हम स्लाइड में उठाएंगे और आपको बताएंगे कि टॉपलिंग किसका कौन पहले टॉपल करेगा और कौन पहले स्लाइड करेगा। ऐसे हम डाटा लेकर के अभी भी बता सकते हैं, पर चूंकि मेडिकल में उतना सवाल पूछा नहीं है तो हम इसके गहराई में उतना जान नहीं रहे। पर थोड़ा सा आपको शायद बात समझ में आ गया होगा टॉपलिंग में करना क्या है। टॉपलिंग में एक बात यह समझ लेना है कि टॉपलिंग में नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास नहीं करना है। टॉपलिंग में अल्टीमेट स्टेज पे आ गया कि नहीं, अब टॉपल करा ही देना है कि एकदम टॉपल हो ही जाना है, तो नॉर्मल रिएक्शन को कॉर्नर में शिफ्ट कर देना है। अदरवाइज हो सकता है टॉपल करने का संभावना है लेकिन टॉपल नहीं किया तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर टू कॉर्नर के बीच में कहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि वो टॉपल करने के स्टेज पे आ चुका है, टॉपलिंग कर रहा है, तो ऐसा सूरत में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कॉर्नर पे शिफ्ट कर देना है। इसके न्यूमेरिकल में यही बात है। चलते हैं, एक लड़की है अंजलि, क्या बोलती है, नॉर्मल शिफ्ट क्यों कर जाता है? देखिए, नॉर्मल शिफ्ट क्यों कर जाता है, जैसे बहुत सारा हम लोग का ही आदमी है या जानवर है, कोई भी जीवित वस्तु, उसमें एक टेंडेंसी होता है। जैसे मान लो कि हमको टेंडेंसी था कि हम बहुत फ्रूट्स खाते थे, 150-200 रुपया का फल रोज खा जाते थे। मान लो थोड़ा 8-10 हज़ार का जूता पहन लेते थे, तो अभी क्या हुआ कि अभी घर बना रहे हैं तो मेरे पास पैसा कम हो गया है, तो हफ्ता में 1 दिन फल खाते हैं। अभी जूता के वजह 100 रुपया का चप्पल पे काम चलाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि अभी हमको पैसे का दरकार है कहीं और, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी है एडजस्ट करने का, तो वैसे हर किसी में एक टेंडेंसी है, बॉडी टॉपल थोड़े करना चाहता है। कोई दुश्मन आया, ये इस पे एक फोर्स लग रहा है, इसको यहाँ जबरदस्ती इसको उठा के ले जाना चाह रहा है। इनर्शिया नाम का भी तो कोई चीज है। हम लोग पढ़े ना कि बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहता है, कहीं जाना नहीं चाहता है, तो ये बॉडी रेस्ट में है। लेकिन ये जो फोर्स लगाया, ये इसको उठा के भगा देना चाह रहा है, तो बॉडी अपना हर तिकड़म अप्लाई करके किसी तरह से वो रेस्ट में रहना चाहेगा, किसी तरह से वो रुकना चाहेगा, वो नई मोशन में जाना चाहेगा। तो स्लाइडिंग मोशन तो फ्रिक्शन रोक दिया, लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं रोक पा रहा है। तो जब रोटेटरी मोशन नहीं रोक पा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन बोला चलो आज हम एडजस्ट करेंगे, आज हम किसी तरह से इसको घूमने से बचा लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है एडजस्ट करने के सिचुएशन में आ जाएगा, वो किसी तरह से टॉर्क को जीरो करने की कोशिश करेगा। जैसे आदमी खुद को कई बार परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करता है, वैसे बॉडी भी खुद को एडजस्ट करेगा, और खुद को एडजस्ट करके नॉर्मल रिएक्शन को कॉर्नर की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो यही कारण है, वो बॉडी का टेंडेंसी है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। चलिए ये हो गया। एक टॉपिक इसमें और आता है, थ्योरी की बात करें तो अभी हम इसका क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन स्लाइड में शायद उम्मीद है करते हैं होगा, और नहीं होगा तो बाद में हम क्वेश्चन लेके कराएंगे। एक टॉपिक इसमें और बचता है, उसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद ये चैप्टर का थ्योरी समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्वेश्चन, वो कराते रहेंगे। फिर से अंजलि कुछ पूछे, तो रोलिंग कराने में ज़्यादा फोर्स चाहिए क्या? रोलिंग कराने में ज़्यादा फोर्स चाहिए क्या, ये तुम्हारा सवाल हम नहीं समझे। तुम अभी टॉपलिंग से रिलेटेड कुछ पूछो कि टॉपलिंग में क्या कहना चाहती है, ये सवाल तुम्हारा थोड़ा अधूरा है। चलते हैं, टॉपिक का नाम है इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे तो यदि देखा जाए तो ये टॉपिक भी एनसीईआरटी के किताब में नहीं है, और नीट में कोई ऐसा सवाल जरूरी नहीं है कि जो सवाल पूछा है वो इसी मेथड से बना है। तो कोई बोलेगा फिर पढ़ा कह रहे हैं, पढ़ा इसलिए रहे कि यदि आप ये टॉपिक जानते हैं तो नीट में भी कुछ ऐसा सवाल पूछा गया जिसको इस मेथड से बना दें तो इजीली बन जाएगा। वैसे जितना मेथड अभी तक पढ़ चुके हैं उससे भी सारा सवाल बन जाएगा। इसको यदि ना पढ़ाएं तो भी रोटेशन कंप्लीट हो चुका है, रोटेशन नाम का चैप्टर का थ्योरी समाप्त हो चुका है। और नीट का कोई भी सवाल जिसमें ये थ्योरी यूज करेंगे इसके बगैर भी बना सकते हैं। लेकिन एक दो सवाल है या दो चार सवाल ऐसा होगा जो आप उसमें बहुत लंबा लंबा बनाएंगे, यदि ये मेथड से बना दे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, आपका समय बच जाएगा। जिसको आपको जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चिल्लाते रहेगा ट्रिक 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 भांजते रहेगा, तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, इसलिए ये मेथड पढ़ लें। और कोई बहुत भारी भरकम मेथड नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका आगे का बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है। जैसे एक टॉपिक आता है इंजीनियरिंग में, मशीन पढ़ना पड़ता है, तो जब हम लोग मशीन पढ़ते थे तो उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक में जो है सो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस का मेथड यूज करते थे, बहुत जगह ये यूज होता था। पर आपको चूंकि इंजीनियरिंग के फील्ड में आप जाएंगे नहीं तो आपको इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं दोबारा। ये लड़की रोलिंग के टाइम भी बॉडी टॉपल नहीं करने का ट्राई करता होगा ना, तो उस वक्त ज़्यादा फोर्स चाहिए या कम चाहिए? देखिए, टॉपल करने के लिए तो एक मिनिमम फोर्स है, उस मिनिमम से ज़्यादा होगा तभी टॉपल करेगा बॉडी, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करके बॉडी को टॉपल करने से रोक देगा, ठीक है। और यदि उसको एक्सीड कर गया तो फिर बॉडी टॉपल कर जाएगा। तो हम बता रहे थे कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वर्ड है, शायद आप समझते हैं इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब कि ये अभी थोड़े समय के लिए है, बाद में शायद ये नहीं होगा। जैसे आपका घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो वह मोशन प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, उसमें सिर्फ रोटेशन हो रहा है,
उसको हम लोग फिक्स एक्सिस रोटेशन के नाम से भी जानते हैं कि उसमें एक्सिस फिक्स्ड है। एक्सिस वो जो पंखा आप देखे होंगे, एक रॉड लाइक का स्ट्रक्चर हुक से लटका होता है जिसमें आप पंखा लगाते हैं फिर वो घूमते रहता है, जिसको फिजिक्स की भाषा में शाफ्ट भी बोलते हैं, SHAFT। तो पंखा जो शाफ्ट से लटक रहा है और वो शाफ्ट के अबाउट वो फिर वो घूम रहा है, तो शाफ्ट अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं कि सुबह में शाफ्ट है यहाँ और शाम में कहीं और चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है। एक बात। दूसरा बात, जैसे आप कहीं मैदान में वॉक करने गए, सीधा चल रहे हैं, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन है। लेकिन एक रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन भी होता है, जो साइकिल का रिम वाला एग्जांपल आपको दिए थे, उसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होता है। तो जब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होता है, तो आपको बताए थे कि उसका मान लो कहीं वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। भी सेंटर वाला सबको मिलेगा, ओमेगा आर वाला सबको मिलेगा, लेकिन अलग अलग मिलेगा, फिर वेक्टर मेथड से जोड़ देते थे। तो ये था रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन को डिस्कस करने का तरीका। फिर रोटेशन को अलग से डिस्कस करते थे, ट्रांसलेशन को अलग से डिस्कस करते थे और दोनों को जोड़ देते थे। कुछ एग्जाम्पल हम वापस आते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस सवाल ये है, IIT में पूछा है, नीट में पूछा है, JEE में पूछा है कि एक डिस्क है, ये भी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ओमेगा से ऐसे जा रहा है, और दिया है कि प्योर रोलिंग में है, मतलब भी बराबर ओमेगा आर है। तो पूछा था कि ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन हम बताए थे कैसे बनाना है। एक बताए थे कि इस तरीके से ले लीजिए प्लस ऐसे ले लीजिए और दोनों को वेक्टर मेथड से जोड़ दीजिए। तो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mv इंटू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यही रेडियस है तो ये हो गया। रोटेशन का कितना होगा, आई ओमेगा, डिस्क है तो ये mr²/2, प्योर रोलिंग है तो ओमेगा हो गया आपका v/r, तो ये आ गया आपका mvr/2। डायरेक्शन की बात करें तो r क्रॉस भी, और ये भी ऐसे है, सेम साइड है, तो सेम साइड है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हुआ था इसका mvr प्लस mvr/2। इसका आंसर आ जाएगा 3/2 mvr। ये बता चुके हैं। तो इसमें क्या है, यह एक एग्जाम्पल है जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, और दोनों को ऐड कर दिए तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम निकाल दिए। लेकिन यदि हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसानी से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ रोटेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो वही मेथड का नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या है कि बॉडी को एक पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट बहुत छोटे समय के लिए प्योर रोटेशन में होता है और वो पॉइंट बाद में बदल जाता है। थोड़ा सा टफ है। सीलिंग फैन में जो शाफ्ट होता है वो प्योर रोटेशन है, वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन नहीं है। वर्ड पकड़िए, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन मतलब एक्सिस फिक्स है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक्सिस इंस्टेंटेनियस है, थोड़े समय के बाद वो नहीं रहेगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो जब कोई बॉडी कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेटरी मोशन में होता है तो उसका मोशन को किसी पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एकदम थोड़े से समय के लिए प्योर रोटेशन एज्यूम किया जा सकता है और कुछ समय के बाद वो पॉइंट बदल जाएगा, कोई और पॉइंट के अबाउट फिर से प्योर रोटेशन एज्यूम हो सकता है। ये पॉइंट बार बार, ये पॉइंट पल पल बदलते रहेगा, लेकिन बॉडी हमेशा प्योर रोटेशन में माना जा सकता है, केवल पॉइंट चेंज होते रहेगा। तो इस टाइप से यदि मोशन डिस्कस करते हैं, ऐसा जो मेथड है, ये मेथड को ही हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि इसी को अंग्रेजी में कहें, when a body is in combined rotation and translatory motion, then there is a point inside or outside the body, then there is a point inside or outside the body about which motion of the body is assumed completely rotational. This point is known as instantaneous
सेंटर एंड द मेथड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये कहानी है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अब सवाल उठता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसमें प्रक्रिया अप्लाई किया जाएगा, वो हम लोग को समझना है। तो आइए थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक दो थ्योरी समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट्स है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि यदि कोई बॉडी है और उस बॉडी में 2 पॉइंट दिया हुआ है, यदि कोई बॉडी है और उस बॉडी में 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, उस बॉडी में 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और हमको उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए किसी भी शकल सूरत का एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर में 2 ठो पॉइंट है, एक पॉइंट 1 इसका वेलोसिटी यहाँ मान लीजिए v1 दिया हुआ है, एक दूसरा पॉइंट है 2 और इसका वेलोसिटी यहाँ v2 दिया हुआ है और दोनों पैरेलल वेलोसिटी है। एरो का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। एरो अलग अलग है मतलब बॉडी का वेलोसिटी अलग अलग है। यदि हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा तो फिर वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, लेकिन दोनों पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है मतलब ये ट्रांसलेटरी नहीं है, ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर डिटरमिन करते हैं। तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर डिटरमिन करने का तरीका ये है कि दोनों के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करना है, दोनों के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। और दूसरा ज्वाइन देयर वेलोसिटी। रुक जाओ थोड़ा सा, उसके बाद क्या करना है कि जो दोनों वेलोसिटी का टिप है उस एंड को कनेक्ट कर देना है। तो ये कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, जहां कट करेगा वो पॉइंट जो है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर के नाम से जाना जाता है। यही पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये पॉइंट के बाद इस बॉडी का मोशन जो है वो कंप्लीटली रोटेशनल मोशन होगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर के बाद बॉडी का मोशन जो है वो कंप्लीटली रोटेशनल होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अभी के एग्जांपल में ये बॉडी के बाहर है, ये मान लीजिए डिस्टेंस आपका r2 है और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका कि r1 है। इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट यही है कि ओमेगा का वैल्यू लिखना है v1/r1 और v2/r2। जैसे इस पे हम एक सवाल लेते हैं कि मान लीजिए एक डिस्क है और इस डिस्क में ये अर्यंत में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 2v वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी है, r रेडियस है और ये डिस्क है। इसमें क्वेश्चन है कि इसका ओमेगा कितना होगा ये बताइए। आप इसका ओमेगा को कई सारी मेथड से निकाल सकते हैं। आप मेथड 1 देखिए, मेथड 1। तो मेथड 1 में अभी जो बताया वो इंस्टेंटेनियस वाला ही लगा दीजिए। इसका वेलोसिटी आपको 2v दिया है, आपको इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है। अभी हम आपको क्या बताए कि एक लाइन दोनों पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दूसरा दोनों का टिप कनेक्ट कर देना है। ये पॉइंट IC है, इंस्टेंटेनियस सेंटर है। मान लीजिए कि ये y डिस्टेंस है तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस y + 2r होगा। डायमीटर हो गया ये, तो ये y प्लस कितना होगा 2r। ओमेगा का फार्मूला कितना पढ़ा है v1/r1 v2/r2 पढ़ा है। यहाँ से ओमेगा निकालिएगा तो v1 हो गया 2v, या चलिए 2v ले लिए तो इसी को ले लेंगे y + 2r और इसको भी लेंगे तो ये कितना है y। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 2v/y + 2r बराबर v/y, v कट जाएगा, क्रॉस कर दीजिए तो 2i बराबर y + 2r। तो सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ गया 2r। यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर लीजिए, 2v/y + 2r किसी से भी पुट कर लीजिए, आंसर सेम आ जाएगा। ये 2r + 2r तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2v/4r। यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा v कितना 2r। सेंटर का भी कभी कभी वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ देगा कि सेंटर ऑफ मास का कितना वेलोसिटी होगा।
सेंटर ऑफ मास का कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर के लिए यदि आपको ओमेगा नोन है तो v बराबर आप लगा दीजिए ओमेगा इंटू एक्स, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। एक्स जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम आई सी। यदि आपको किसी पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या कीजिए कि पहले ओमेगा निकाल लीजिए और आईसी से जितना दूरी पे है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे आपको क्या होगा कि किसी पॉइंट का वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम आईसी। बोलेगा समझ नहीं आ रहा, समझा देते हैं, चिंता ना करो। जैसे मान लीजिए कि ये डिस्क है, हम इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। अभी हमको नहीं, यहाँ का वेलोसिटी दिया है, यहाँ का वेलोसिटी दिया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता किया जाए। तो फिलहाल हम लोग आईसी कैलकुलेट किए, तो आईसी कहीं यहाँ था, आईसी कहीं यहाँ था, जो यहाँ से वाई डिस्टेंस पे था, तो यह आर डिस्टेंस है, तो वाई का वैल्यू कितना निकाले 2r। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना, आईसी से कितना दूर हुआ 3r हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा इंटू एक्स। तो ओमेगा ओमेगा है और x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, तो ये 3r है वहाँ से, तो 3 ओमेगा r। मान लीजिए आप v के टर्म में लिखना चाहते हैं तो r और ओमेगा का वैल्यू निकाले अभी अभी v/2r, तो r कट जाएगा। यहाँ से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3v/2। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा 3v/2। कोई बोलेगा सर ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, इस क्वेश्चन में हम भी ऐसा करते हैं। मेथड 2 से बनाता हूं। मेथड 2 क्या दिया है कि यहाँ का वेलोसिटी है 2v और यहाँ का वेलोसिटी है कितना v। ओमेगा निकालने का ये भी तरीका है, v रिलेटिव डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो v रिलेटिव 2v माइनस v सेम साइड का, और यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r है, तो ये बचेगा 2v माइनस v, कितना बचेगा v बचेगा, तो v/2r। तो यहाँ से आपको ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा, ओमेगा बराबर v कितना 2r, ओमेगा बराबर v/2r। बोलेगा ये तो बहुत इजीली निकल गया, उससे ज़्यादा आसानी से निकल गया। ये बात तो सही है। यदि आपको ओमेगा निकालना है तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, इस खास क्वेश्चन के लिए ज़्यादा आसान था ये। आइए इसका मेथड 3 बता देता हूँ, आप चाहें तो इसका तीसरा मेथड भी जान सकते हैं। तीसरा मेथड ये है कि इसका वेलोसिटी आपको 2v दिया है, इसका वेलोसिटी आपको v दिया है, और मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, vcm है। तो हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम 1 दीजिएगा, आप 2 दीजिएगा, तो सेंटर ऑफ मास वाला वेलोसिटी सबको मिलता है, vcm सबको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए बॉडी ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो इसका ओमेगा इंटू आर पीछे जाएगा और इसका ओमेगा इंटू आर आगे जाएगा। तो पॉइंट 1 का जो वेलोसिटी है वो vcm माइनस ओमेगा आर है, और ये v दिया हुआ है। पॉइंट 2 का जो वेलोसिटी है वो vcm प्लस ओमेगा आर है, सेम साइड है, और ये वेलोसिटी 2v दिया है। ये आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिएगा, ओमेगा आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक VCM, ये 2 VCM होगा, और ये 3v। यहाँ से आप VCM निकाल लीजिएगा तो 3v कितना आएगा 2 आएगा। अब आइए किसी इक्वेशन 1 को मान लीजिए 1 ही को यूज करते हैं। यहाँ से VCM माइनस ओमेगा आर बराबर v, VCM आ गया 3v/2 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू v, तो 3v/2 माइनस v बराबर ओमेगा आर। यहाँ से ओमेगा आर का वैल्यू आ जाएगा v/2, यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा v कितना 2r। ये तीसरा मेथड है, आप चाहें तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। ये भी तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
तो पहला पॉइंट आपको बता दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कि दो पैरेलल वेलोसिटी दिया होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल का जवाब किस तरीके से देते हैं। देखिए कुछ बड़े बड़े सवालों के जवाब आगे चल के यदि हम लोग आईसी मेथड से बनाते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर से बनाते हैं तो बहुत आसानी से बनेगा, इसलिए ये मेथड जानना है। भले अभी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी आप जानिए भविष्य में कुछ बड़े सवालों के जवाब बहुत आसानी से दिए जाएंगे। अंजलि, जब दो पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट होगा तभी इंस्टेंटेनियस एक्सिस होगा क्या? हाँ, यदि दो पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा तो एक तरह से वो ट्रांसलेटरी मोशन हो, मतलब रोटेशनल मोशन होगा ही नहीं। सारा पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन का डेफिनेशन ही यही है कि बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करने वाला डिफरेंट पॉइंट का यदि वेलोसिटी सेम होता है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, और बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करने वाला डिफरेंट पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट होता है तब वो रोटेशनल मोशन होता है। ये रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन भी है। चलो देखो बच्चों, अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। मान लीजिए कि बॉडी के अंदर दो वेलोसिटी तो है लेकिन दोनों वेलोसिटी एंटी पैरेलल दिया हुआ है, इस तरीके का वेलोसिटी दिया हुआ है, और अब हम इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस के मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा? पहला बात तो वही है वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, दूसरा इनका नाक को जोड़ देंगे, जहाँ कटेगा वही आईसी होगा। ये डिस्टेंस R1 मान लीजिए, ये डिस्टेंस R2 मान लीजिए, यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर लीजिए, V1/R1 V2/R2। सवाल वैसे ही बनेगा जैसे अभी बनाए थे। सवाल आएगा, अभी तरीका इतना समझ लीजिए। अब आइए तीसरा मेथड, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेलोसिटी होगा तब क्या होगा वो बता दिए, ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट, मतलब हर रोलिंग में इंस्टेंटेनियस एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, करना चाहिए। चलते हैं तीसरा की ओर। मान लीजिए फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा कुबड़ा लंगड़ा लूल्हा बॉडी है और बोलेगा सर आप पैरेलल और एंटी पैरेलल काहे लेते हैं, कुछ और लीजिए ना। तो ऐसा भी सवाल पूछने वाले लोग हैं, देश में बहुत तरह के लोग हैं। तो मान लीजिए कि एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, जहां मन किया वहां ले लिए। तो नियम वही है बनाने का, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, और दोनों परपेंडिकुलर का जहां मिलन होगा, जहां इनकी मुलाकात होगी, वो मुलाकात का जगह आईसी कहलाएगा। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस आपका R2 है, फिर ओमेगा लगा देंगे V1/R1 और V2 कितना R2। ये तीसरा तरीका हुआ आईसी निकालने का। एक और तरीका पढ़ेंगे, चौथा नंबर 4। नंबर 4 में यही है कि कोई भी लंगड़ा लूल्हा टेढ़ा कुबड़ा जिग जैग बॉडी है और इसमें इसका ओमेगा दिया हुआ है, ओनली ओमेगा दिया हुआ है और कुछ ना दिया हुआ है, या ओमेगा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा गलती बोल दिए, भागो यहाँ से, भागो भागो भागो, पेड़ गिरने वाला था ना, भागो। मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, इसका भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भी, और डायरेक्शन मान लो दिया हुआ है कि फलना तरीके से वो रोटेट कर रहा है। तो आप क्या कीजिए कि इस भी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसी लाइन में यदि ऐसे रोटेट कर रहा है तो आईसी इधर होगा, ऐसे रोटेट करेगा तो आईसी ऊपर होगा, तो यहाँ पे कहीं आईसी होगा। ये डिस्टेंस मान लीजिए R है और ये R मान लीजिए ओमेगा भी दिया है, तो R बराबर V/ओमेगा फार्मूला लगा दीजिए। ये R जितना आएगा कैलकुलेट करके, V/ओमेगा का जितना रेशियो आएगा उतना दूरी पे इस पॉइंट से आईसी का डिस्टेंस होगा। यही तरीका है आपको आईसी निकालने का। तो आपको 4 तरीका होता है आईसी का, चारों बता दिए। मान लीजिए एक थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एक रॉड ऐसा दिया हुआ है, ये कोई पार्टिकुलर टाइम पे थीटा एंगल है और ये पॉइंट भी वेलोसिटी से जा रहा है, एल लेंथ है, एक रॉड है, या मान लीजिए एक लैडर है। फाइंड ओमेगा, ये क्वेश्चन है, आपको इसका ओमेगा निकालना है। आप कैसे इसका ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, ये सवाल है। तो मेथड 1, मेथड 1 में कोई आप रिलेशन लिख दीजिए। जैसे अपने मन से एज्यूम कर लीजिए कि लेंथ x है,
तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका x/l, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx/dt, l कांस्टेंट है, cos का माइनस साइन और फिर थीटा का dθ/dt, यहाँ माइनस साइन, dx/dt भी हो जाएगा l साइन थीटा और dθ/dt ओमेगा होता है, यहाँ से ओमेगा आएगा -v/l साइन थीटा। माइनस साइन आ रहा है मतलब एंगल समय के साथ घट रहा है, जब ये इसको ऐसे खींचेगा तो ये नीचे जाएगा तो ये एंगल छोटा होने लगेगा, इसीलिए माइनस आ रहा है। आपको माइनस छोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा v/l साइन थीटा। अभी इसमें कोई आईसी नहीं लगा है, ये बॉडी का ओमेगा पूछा था, ये किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है। हम अभी इसमें बिना आईसी का ये सवाल कैसे बना उसका जवाब दिए हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम इसका आईसी लगाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो कैसे ये सवाल हम लोग बनाएंगे। तो आइए देखिए कि इसको आईसी के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आईसी मेथड से बनाना चाहते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। ये हमारा लैडर है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, बी है, ए पॉइंट का वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है। बी पॉइंट का थोड़ा जानने का, आप मान लीजिए बी का वेलोसिटी नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप बी पॉइंट का वेलोसिटी का टेंडेंसी पता कीजिए खाली किधर है, तो ये ऐसे खींचेगा तो थोड़े बहुत आप फिजिक्स जानते हैं, कह सकते हैं कि नीचे जाने की टेंडेंसी रखता है, तो भी। अब आईसी निकालिए। आईसी निकालने का तरीका था कि वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, तो इस पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होना चाहिए। इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, तो इस पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये मिलन समारोह, यहाँ पे मिलन पॉइंट है, यही आईसी कहलाएगा। यदि आप इस लेंथ को एल बोल रहे हैं, ये थीटा बोल रहे हैं, तो ये लेंथ एल साइन थीटा हो जाएगा रे बच्चों, और ये लेंथ एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो आईसी अभी मालूम हो जाए तो ओमेगा क्या पढ़ाए थे, v1/r1 v2/r2 ऐसा। तो v1 यही v है और r1 ये डिस्टेंस एल साइन थीटा है, तो इसका आंसर हो गया एल साइन थीटा। आप देखिए पीछे जाके आंसर यही आया था, ओमेगा बराबर v/l साइन थीटा। बहुत लोग को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा, अरे यार कैसे हम साइन कॉसेट थीटा का इक्वेशन काहे लिखेंगे, साइन का काहे नहीं लिखेंगे, टैन का काहे नहीं लिखेंगे। उसका तो जवाब ये है कि एक हमको इधर का वेलोसिटी दिया है, ये लेंथ दिया है थीटा, तो एक्स और एल में रिश्ता चाहिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, इसीलिए कॉस थीटा लगाए। फिर बोलेगा कि थीटा में काहे नहीं डिफ्रेंशिएट किए, टाइम में काहे नहीं डिफरेंस काहे कर दिए। dθ/dt ओमेगा होता है, इसलिए हम लोग टाइम में डिफ्रेंशिएट किए। dx/dt से हमको भी मिल जाएगा, इसलिए हम टाइम में डिफ्रेंशिएट किए। तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन हुआ और थीटा को टाइम में डिफ्रेंशिएट करना था, तो ये dθ कितना हो गया, dt हो गया। यदि आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तो ये कोई बुरा मेथड नहीं है, आपको डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैथ से भागते नहीं, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी कोई खराब मेथड नहीं है। आप देख रहे हैं एक इधर था, खाली टेंडेंसी पता की और आंसर आ गया। जो बच्चा लोग लॉज ऑफ मोशन का क्लास किया है, जो बच्चा लोग लॉज ऑफ मोशन का क्लास किया है वो जानता होगा ये क्वेश्चन हम वहां भी कराए थे, लेकिन वहां पे सिर्फ बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए सिखाए थे। कंस्ट्रेंट रिलेशन नाम का टॉपिक पढ़ाए थे, उस वहां भी ये क्वेश्चन हम दो मेथड से बताए थे, लेकिन वहां ओमेगा के लिए नहीं, बी पॉइंट का वेलोसिटी के लिए। अभी तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यदि हम बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना चाहें तो v1 v/l साइन थीटा और v2 बी पॉइंट का है और बाय उसका डिस्टेंस ये वाला, ये l cos थीटा है। तो यहाँ से बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे, l कट जाएगा, तो v cos बाय साइन cot थीटा। आप पीछे देख लीजिएगा कॉपी, हम पढ़ाए हैं बी पॉइंट का वेलोसिटी, बी पॉइंट का वेलोसिटी जो है सो v cot थीटा आया था। तो आप चाहें तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान लगा होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि लगा देते हैं तो पॉइंट का वेलोसिटी इजीली निकल जा रहा है। इसमें हम लोग किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बोलेगा रड में फलानवा पॉइंट का वेलोसिटी निकालो, तो आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है।
चलिए अगला पॉइंट की ओर आते हैं। पिछला दिन हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे, या चलो क्वेश्चन पे ही आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हम दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये लास्ट दिन हम बता चुके हैं, पिछला दिन ये बताएं। इसमें क्वेश्चन ये था कि भी से ऐसे जा रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो पी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना था। आप देख लीजिए कैसे कैसे निकाले थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे निकाले थे। हम चाहें तो अभी इसको कंस्ट्रेंट रिलेशन से निकाल सकते हैं। बोलेगा सर वो भी तो शॉर्टे में बताए थे। ऐसा है ना कि इसको कंस्ट्रेंट रिलेशन यदि अभी वाला मेथड से बनाते हैं तो एक तो आंसर आ ही जाएगा पुराना, लेकिन थोड़ा आगे चल के स्लाइड में एक दो सवाल पूछा है आईआईटी में। यदि आप नॉर्मली बनाएंगे ना तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन अभी वाला जो ट्रिक सिखा रहे हैं ना, अब ट्रिक बोलना हमको अच्छा नहीं लगता है। अभी वाला जो आईसी मेथड पढ़ा रहे हैं ना, इस मेथड से यदि बनाइएगा ना तो सवाल का जवाब बहुत आसानी से दिया जा सकता है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक से ज़्यादा मेथड जानना कोई गुनाह नहीं है, ज़्यादा जानकारी गुनाह नहीं होता। तो मान लीजिए कि ये भी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ओमेगा से ये ऐसे है, और भी बराबर ओमेगा है, चूंकि ये प्योर रोलिंग दे दिया है। एक बात और समझिए थोड़ा सा, कभी कभी लोग नहीं बोलता है कि चेहरा पढ़ के भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। यदि आप अभी टीवी देख रहे हो और पिछला 2 दिन यदि आप टीवी देखे हो, तो यदि आप कभी एनडीटीवी खोल के देखे हो तो अभी उसका जितना भी एंकर है, इतना खुशी से उसका चेहरा झलक रहा है, एकदम चेहरा पे एक गजब का मुस्कान है उन लोग के चेहरे पे। तो बोलेगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ एग्जिट पोल आया है और उस एग्जिट पोल में बिहार में लालू यादव का सरकार बनने वाला है, कांग्रेस का सरकार बनने वाला है। तो चेहरा एकदम खिल जाता है एनडीटीवी वाला को। लेकिन यही अभी एग्जिट पोल में बोलता है एनडीए का सरकार बनना, तो चेहरा लटका रहता। अभी संविधान खतरे में होता, अभी लोकतंत्र में कुछ प्रॉब्लम आ गया होता, भारत के जनता में बहुत टाइप का प्रॉब्लम आ गया होता। लेकिन लोग का ना चेहरा, तो यही चेहरा, मतलब वो जो सपोर्टर है उसका ना, तो एक चेहरा में परिवर्तन आ जाता है। क्या बता रहे थे, क्या एग्जाम्पल दे रहे थे, हम तो भुला ही गए क्या बोलने वाले थे। छोड़ो हटाओ, क्वेश्चन बता देते हैं, भुला गए क्या बताने वाले थे। तो इसको बताने वाले हैं इंस्टेंटेनियस। अच्छा हाँ, याद आ गया। इंस्टेंटेनियस जैसे बताया ना कि एनडीटीवी वाला लोग का चेहरा खिला रहा है, खिला हुआ है, हंस रहा है, तो समझ लो कि कांग्रेस इस देश में कुछ उन्नति, कोई कांग्रेस कोई चुनाव जीतने वाला है, ये उसका मतलब निकल के आता है। तो हम लोग जो है चेहरा देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आईसी होगा। चेहरा में भी बहुत कुछ होता है। तो इसका चेहरा देखिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि आईसी कौन सा है। उसका पहचानने का तरीका यह है कि आईसी का लीनियर वेलोसिटी 0 होता है। लीनियर वेलोसिटी 0 होता है। बोलेगा ये नहीं समझे सर। देखो यार, अभी हम कुछ देर पहले वो सीलिंग फैन का एग्जांपल दिए थे। सीलिंग फैन में जो ऐसे लटकते रहता है, तो ये घूमता है लेकिन कहीं जाता थोड़े, ये रेस्ट में रहता है और बाद बाकी पोर्शन घूमते रहता है। तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या है? 0। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का एग्जांपल है, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्सिस का भी कहीं जाता नहीं है, एक्सिस रेस्ट में रहता है। जैसे पंखा घूमता है, उसका किनारा को छू दो, तेरा हाथ काट के हटा देगा, तेरा हाथ काट के अलग कर देगा। लेकिन पंखा जहां लटकता है शाफ्ट पे, वहां पकड़ लीजिए, कुछ ना होगा, क्योंकि वो रेस्ट में होता है। आज ही घर में एक्सपेरिमेंट कर लेना, लेकिन सावधानी से, सावधानी से। ये ना कि मास्टर ने बोला था हाथ कटवा लेना, फिर तेरा बाबूजी हमको फोन करेगा, क्या पढ़ा देता है यार, मेरा बेटा कहाँ थे कट गया। ऐसा हम ना बोले हैं। तो जब वो पंखा घूमता है, यदि इतना कॉन्फिडेंस हो, तो पंखा जो घूमता है उसका नीचे जहां पे वो रॉड से लटक रहा था, वहां छू सकते, कुछ ना होगा, इधर उधर वो कहीं नहीं होता है। लेकिन किनारा छुएंगे तो काट उठ के फेंक देगा। तो उसका लीनियर वेलोसिटी 0 होता है। यही पहचानने का तरीका है। एनडीटीवी वालों को चेहरा देख के बता देंगे कि क्या होने वाला है देश में। तो पंखा जो लटक रहा है, सीलिंग फैन जो लटक रहा है, उसका नीचे वाला पॉइंट छुए, उसका लीनियर वेलोसिटी 0 होता है। इससे ये कहेंगे कि, या वैसे भी
आईसी मतलब हम लोग प्योर रोटेशन पढ़ रहे हैं, और प्योर रोटेशन में एक्सिस फिक्स होता है, एक्सिस का वेलोसिटी 0 होता है। तो आईसी में लीनियर वेलोसिटी 0 होता है। तो आपको याद होगा जब ये क्वेश्चन बताए थे तो यहां वाला पॉइंट का वेलोसिटी 0 किए थे, शायद आपको याद होगा, और यदि याद नहीं है तो फिर चलो बता देते हैं। ऐसे हम बताए थे कि इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 किए थे, यहीं से कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग डिराइव किए थे, और तब ये फार्मूला v बराबर ओमेगा आया था। तो यदि इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है तो यही आईसी है, इसी पॉइंट को इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, देखो v इधर, ओमेगा आर इधर, और इसका भी इधर भी, ओमेगा आर बराबर भी है, तो इसको घटाएंगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, 0। तो ये रेस्ट में होता है, एट रेस्ट, और जो रेस्ट में होता है वही आईसी होता है। यही पॉइंट जो है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, आईसी। एक बात याद और करो गणित में कि ये ए था, ये ए था, और ये एंगल थीटा था, ये एक्स था। तो हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि एक्स का वैल्यू 2a sin θ/2 होता है। एक्स का वैल्यू जो है वो 2a sin θ/2 होता है, ऐसा पढ़ाए, ऐसा होता है। तो चलिए उस पी पॉइंट का वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, उस पी पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वो पी पॉइंट बेचारा यहाँ पे था, ये हमारा आईसी है। अरे छोटा सी का है लिखा था। तो हम बताए थे कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा इनटू डिस्टेंस, कहाँ से, आईसी से। तो आप पता कीजिए कि आईसी से कितना डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस मालूम कीजिए कि ये डिस्टेंस आपका कितना है। तो देखिए ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, तो ये तो मिल रहा है, ए ये एक्स है, थीटा के सामने वाला, तो एक्स का वैल्यू जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 2r sin θ/2। ओमेगा आर अलग कर दिए, sin θ/2 अलग कर दिए, 2 है अपना, ओमेगा आर को भी बोलते हैं, 2 को इधर ले आते हैं तो 2 भी sin θ/2 इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा। यही आंसर आया था। उस पी पॉइंट का जो वेलोसिटी आया था वो इतना ही आया था, 2 भी sin θ/2। तो इस तरीके से आईसी से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब कुछ सवाल ही बताते हैं, ये सब बता चुके हैं, थ्योरी करीब करीब खत्म हो गया रे बच्चा लोग। अब हम लोग को सवाल ही बनाना है। चलते हैं इस सवाल पे, क्या बोलता है। टू पार्टिकल ए एंड बी आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस d 2 मीटर अपार्ट। पार्टिकल ए हैज वेलोसिटी फलना एंड एंगल इतना डिग्री, एंड पार्टिकल बी हैज वेलोसिटी फलना डैश एंड एंगल इतना है शोन। Distance d between a and b is constant. The angular velocity of b with respect to a is, b पॉइंट का कितना वेलोसिटी होगा a के रिस्पेक्ट में, ये हम लोग को बताना है। The angular velocity of b with respect to a is कितना होगा ये बताना है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, क्या होगा। यहाँ पे पॉइंट a है, यहाँ पे पॉइंट b है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल 60 डिग्री है। इधर हो गया 10 cos 60, इधर हो गया आपका 10 sin 60, ठीक है। इधर आपको भी दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा आपका भी cos 30 और इधर हो जाएगा आपका भी sin 30। ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब इस लाइन का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए, ये दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। 10 cos 60 इज इक्वल टू होना चाहिए v cos 30, ऐसा 10 cos 60 इज इक्वल टू v cos 30। 10 cos 60 1/2, ये √3/2, यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो 10/√3 मीटर पर सेकेंड, 10/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना आंसर होगा। लेकिन हम लोग को ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा बताए थे ना, भी रिलेटिव, लेकिन याद रहे कि परपेंडिकुलर वाला, बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भी रिलेटिव इधर का निकालिए, 10 sin 60 माइनस भी sin 30 बाय जितना डिस्टेंस d, ऐसा आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा निकालने के लिए जो लाइन कनेक्ट करते हैं उस लाइन का जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा उसको लेना है। ओमेगा निकालने के लिए जो 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा उस परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेटिव
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, कोई बोलेगा इसको बराबर क्यों किए, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होना है। ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया तो नज़दीक हो जाएगा, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया तो दूर चला जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों लाइन का ये वेलोसिटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, स्लाइड में और भी क्वेश्चन है, तो ऐसा करेंगे कि अब अगला दिन सवाल कराएंगे, क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया है। ठीक है, आप लोग ये चैप्टर आप कोई भी किताब से बना सकते हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर समाप्त हो गया, न्यूमेरिकल्स बताने बाकी हैं, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क का पूरा सवाल बता चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम का 80% न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एंगुलर मोमेंटम का न्यूमेरिकल डिस्कस करना बाकी है। रोलिंग का भी 50-60% क्वेश्चन बता चुके हैं। तो स्लाइड में अब मिक्स क्वेश्चन आएगा, सारा बताते चलेंगे, आप लोग भी अपना बनाते रहिए, आप लोग भी पूछते रहिए और बाद में टेस्ट टाइम पूछिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।